So good evening everyone. In our last class we have covered slope of line. स्लोप पॉजिटिव होता है जब एक्यूट एंगल बनाता है, स्लोप नेगेटिव होता है जब ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, स्लोप जीरो होता है जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और स्लोप अनडिफाइन होता है जब वाई एक्सिस के पैरेलल या फिर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। दो लाइन जब पैरेलल होता है तो उनका स्लोप बराबर होता है और दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये प्रोडक्ट -1 एप्लीकेबल तभी है जब वो लाइंस एक्सिस के पैरेलल नहीं है। फिर से बोलेंगे ध्यान से, एक्सिस के पैरेलल नहीं है तभी m1 m2 इक्वल टू -1 होल्ड करता है, क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और एक्सिस के पैरेलल भी है, मतलब एक एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और एक वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप 0 होगा और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप अनडिफाइन होगा। अब तुम प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप 0 इंटू अनडिफाइन को डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो वहां प्रोडक्ट -1 नहीं बोलोगे। डिड यू गेट मी? प्लीज रेज हैंड। ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 तभी होता है जब दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो। Not applicable for the horizontal and vertical pair of perpendicular lines. So that is very important. जो आज के क्लास में हम पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं, नोट के साथ आज क्लास स्टार्ट होगा। मेरे हिसाब से पहला बार ऐसा हो रहा है कि नोट के साथ क्लास स्टार्ट हो रहा है। द रिलेशन m1 m2 इक्वल टू -1 holds for a pair of perpendicular lines for a pair of perpendicular lines if and only if the lines are not parallel to the coordinate axis. If the lines are not parallel to the coordinate axis, not parallel to the coordinate axis. Now this was very simple. Now another note. आज नोट के साथ क्लास का शुरुआत है, बढ़िया बढ़िया नोट मिलने वाला। Lines equally inclined to x axis. Lines equally inclined to x axis can have following two cases. Can have following two cases. जनरली स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि पैरेलल लाइंस। नो 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 नो, वी कैन हैव टू केसेस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बना रहा हो, आपस में पैरेलल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नाउ सी दिस टू केसेस। सी माय फर्स्ट केस। एक लाइन ऐसे है L1 और सपोज एक लाइन ऐसे है L2। द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो उनका स्लोप बराबर होना ऐसे भी तुम देख सकते हो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है तो यहां पर तुम देख सकते हो कि m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 फॉर पैरेलल लाइंस। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा बराबर होता है m1 इक्वल टू m2 फॉर पैरेलल लाइंस। ये तुम लोग को याद रहता है। पर इक्वली इंक्लाइंड का एक और केस है। मान लो ये लाइन L1 है एंड इट इज इक्वली पॉसिबल यार कि दूसरा लाइन ऐसे हो। सपोज दिस इज L2। ये अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा हो। सो दीज टू आर आल्सो इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है,
तो यू कैन सी दैट इसमें कोई डाउट नहीं है कि m1 डायरेक्टली लिखा जाएगा tan थीटा, लेकिन m2 का स्लोप लिखने के लिए हम थीटा का tan नहीं लगा सकते, हम लोग को इधर से नापना पड़ेगा उस लाइन को, और ये होगा पाई माइनस थीटा। तो यहां अगर तुमको m2 लिखने के लिए बोला जाए तो तुम लिख सकते हो tan ऑफ पाई माइनस थीटा implies m2 equal to minus tan theta. Now see, you can see that m1 and m2 are negative of each other, मतलब sum of the slopes 0. So this is also a possible case for two lines equally inclined to x-axis. If it is clear, please raise hand. तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जनरली बच्चा लोग दिमाग में बैठा लेता है कि स्लोप बराबरे होगा। नो, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, स्लोप बराबर भी हो सकता और स्लोप का सम 0 भी हो सकता है, मतलब स्लोप एक दूसरे का निगेटिव भी हो सकता है, इक्वली लाइकली है। अगला नोट देखो, वो था जब लाइन एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड था। ऑब्वियस सा बात है, अगर एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो वाई के साथ भी इक्वली ही इंक्लाइंड हो जाएगा अपने आप, वो तुमको करने का जरूरत नहीं है, तुम फिगर देख लो। You can see this. I hope you can see. ये एंगल और ये एंगल बराबर ही हो जाएगा इस केस में, अल्टरनेट एंगल, तो दोनों वाई एक्सिस के साथ भी इक्वली इंक्लाइंड हो गया। और ये दूसरा केस में अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और तो और ये वाला भी 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा। प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो दोनों लाइन वाई एक्सिस के साथ भी इक्वली इंक्लाइंड होगा ही। अगर एक एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली इक्वली इंक्लाइंड होगा। आप सोचो, ऐसा भी लाइन बना सकते हैं ना जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो। एनी लाइन इक्वली इंक्लाइंड, एनी लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। उस समय क्या था, एक ही एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ही दोनों इक्वली इंक्लाइंड, या वाई एक्सिस के साथ ही दोनों इक्वली इंक्लाइंड, तब स्लोप या तो बराबर होता था या एक दूसरे का निगेटिव होता था। यहाँ क्या केस है, एनी लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंक्लाइंड टू द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रहा होगा। एनी लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कैन हैव स्लोप। इसमें जनरली स्टूडेंट एक गलती करता है, 1 बोलता है। कैन हैव स्लोप इक्वल टू -1 भी हो सकता है, कैन हैव स्लोप इक्वल टू 1 और -1। अगर -1 समझ गए तो तुम हैंड रेस कर सकते हो। 1 वाला केस तो सबको दिखता है, -1 ही पता नहीं लोग क्यों मिस कर जाते हैं। देखो हैंड रेस नहीं आया है, मतलब कि -1 वाला केस नहीं दिख रहा है बहुत लोग को, या फिर मेरा इंटरनेट स्लो है, कुछ भी हो सकता। नाउ सी टू केसेस इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का मतलब एक्स और वाई के साथ बराबर एंगल बनाएगा। ऐसा हो सकता है ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, ऐसा भी केस हो सकता है ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए। क्लियर? पॉसिबिलिटी। In both the cases, angles are definitely 45 degree. This angle is pi by 4 and this angle is also pi by 4, क्योंकि उनका सम 90 है और equally inclined है तो एंगल बराबर है तो 45 भी हो सकता है। In this case also this angle is pi by 4 and this angle is also pi by 4. But पहले वाले केस में अगर लाइन का स्लोप m है तो तुम m लिख सकते हो डायरेक्टली tan pi by 4, मतलब tan 45 इक्वल टू 1। बट व्हाट इन दिस केस, इधर तुम pi by 4 से नहीं नाप पाओगे, इधर एंगल नापने के लिए pi minus pi by 4 देखना पड़ता है। सो दिस इज 3 pi by 4. So in this case slope will be -1. Slope is tan
3 pi/4 and tan 3 pi/4 will be -1, क्योंकि 3 pi/4 हो गया 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो वो हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव हो जाता है। इनफैक्ट अगर तुमसे लाइन का साइन और कॉस भी पूछ दे तो जो पहला लाइन है उसका अगर तुमसे स्लोप का साइन थीटा पूछेगा तो 1/√2 होगा, और कॉस थीटा भी अगर पूछेगा तो 1/√2 होगा। लेकिन दूसरे केस में अगर तुमको स्लोप का साइन थीटा पूछेगा तो वो 1/√2 होगा, लेकिन अगर कॉस थीटा पूछा तो इट विल बी -1/√2। ये समझ गए तो हैंड रेस कर दो। क्योंकि हम बता दिए थे लाइन के लिए साइन कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर tan निगेटिव हुआ इसका मतलब कॉस निगेटिव हुआ है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ना साइन पॉजिटिव रह जाता है। और वैल्यू अगर निकालना है तो तुम माइनस के बिना ही लगा के सारा वैल्यू निकालो, जैसे 90 डिग्री तक में करते हो वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली कॉस और tan में माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे tan 120 डिग्री अगर पूछेगा तो 120 मतलब हो गया tan ऑफ 180 - 60। तो 180 - 60 तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो tan 60 ही लिखो लेकिन माइनस लगाओ तो -√3 हो जाएगा। और ये सब ट्रिग्नोमेट्री तुमने 2-3 बार पढ़े हुए हो। नेक्स्ट नोट ही नोट चल रहा है आज। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लो कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो कुछ तो एंगल होगा, वो एंगल निकालना सीखेंगे हम। तो मान लो ये y एक्सिस हो गया एंड सपोज दिस इज माय x एक्सिस। सपोज आई हैव टू लाइंस लाइक दिस। एक लाइन ये रहा L1 एंड सपोज अनदर लाइन आई हैव लाइक दिस L2। कोई बच्चा भी बता देगा दोनों लाइन के बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल चाहिए हम लोग को। तो लाइन जो L1 है मान लो उसका स्लोप M1 है, उसका स्लोप मान लो निकल गया M1, और जो L2 लाइन है उसका स्लोप मान लो M2 है। तो पहला लाइन तो सीधा सीधी दिख रहा है कि एक्यूट एंगल बना रहा है अल्फा, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है से बीटा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या लिखा जा सकता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। तो थीटा क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस अल्फा। सो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। और टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा क्या लिख सकते हैं यूजिंग टेन ए माइनस बी फॉर्मूला? दिस इज टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ऑल्सो टेन अल्फा पहला लाइन का स्लोप होगा जो कि M1 होगा, और टेन बीटा दूसरे लाइन का स्लोप होगा जो कि M2 होगा। सो इम्प्लाइज टेन थीटा आई एम गेटिंग M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M2 M1। नाउ सी केयरफुली, यहां थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, तो थोड़ा ध्यान देना। ये निगेटिव हो सकता है, दिस मे बी पॉजिटिव, may be positive, this may be negative also. It all depends on M2 and M1 का रेस्पेक्टिव वैल्यू। तो थीटा जो है वो हो सकता है एक्यूट भी आ जाए, हो सकता है ऑब्ट्यूज भी आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है।
अगर टेन थीटा पॉजिटिव आ गया तो थीटा एक्यूट आ जाएगा, और अगर टेन थीटा कहीं निगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूज आ जाएगा। होना भी था, क्योंकि अगर ये थीटा जो हम दिखा रहे हैं ये अगर एक्यूट है तो उसका जो सप्लीमेंट्री पेयर है ये ऑब्ट्यूज है, ये तब ऑब्ट्यूज है। और अगर ये एक्यूट होता तो अंदर वाला ऑब्ट्यूज होता। मतलब कि अगर तुमको एक्यूट एंगल ही निकालना है तो फॉर्मूला में मॉड लगा दो, टेंशन खत्म। एक्यूट एंगल थीटा याद रखा जाए, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, acute angle between two lines having slopes m1 and m2, having slopes m1 and m2 is given by the formula, is given by the formula tan theta is equal to mod m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2 लिखो, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि हम मॉड लगा दिए। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल पूछता तो तुम मॉड नहीं लगाते, सीधा सा बात है। So this is the main formula where theta is the angle between the lines, theta is the acute angle, theta is the acute angle between the two lines. Please raise hand if okay. यहां से भी देख सकते हो, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुआ, if lines are perpendicular to each other, यहां से भी दिखेगा, सब कुछ दिखता है एक दूसरे जगह से। If lines are perpendicular to each other, then theta equal to 90 degree, then theta equal to 90 degree, implies tan theta should be undefined, tan theta is not defined। अब सोचो ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू जीरो हो जाए, दैट इज दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1। कॉन्फिडेंस बढ़ा तो हैंड रेस करो। दूसरे तरफ से भी दिखा दिए प्रोडक्ट -1 होगा। उस दिन ज्योमेट्री से दिखाए थे। यहां से एक और चीज आएगा, इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are parallel to each other, if lines are parallel to each other, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, और अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर tan थीटा जीरो हो जाएगा। और ये तब हो सकता है जब राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर बराबर हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब दो पैरेलल लाइंस के लिए दोनों स्लोप हमेशा बराबर ही आना चाहिए। तो यहां से देखो आ गया, परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए और पैरेलल के लिए स्लोप्स इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ओके, नाउ सी वी आर प्रोसीडिंग फॉर ए प्रॉब्लम, ए सिंपल प्रॉब्लम बट एन इंपॉर्टेंट वन। इट्स अ बिग कोइंसिडेंस, आज हम डिसाइड किए थे कि क्लास में ये क्वेश्चन करवाएंगे और एक स्टूडेंट आज ये डाउट ही पूछ चुका है। वेदांग महाजन, वेदांत महाजन है या वेदांग महाजन है? प्लीज रेज हैंड। वेदांग महाजन, यस वेदांग महाजन नाम है। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है। इफ द वर्टाइसेज, if the vertices of a parallelogram, if the vertices of a parallelogram taken in order, taken in order are 3,13, वेदांग के डेटा मेरे से अलग हो सकता है, 6,11,
13,5 एंड थर्ड तो तुम खुद ही बता सकते हो, सिखा दिए हैं। आई होप यू कैन टेल 10,7. If the vertices of a parallelogram taken in order are 3,13, 6,11, 13,5 and 10,7, then find the slope of the line. Find the slope of the line. Find the slope of the line passing through. Find the slope of the line passing through the point. Passing through the point -1,7, which divides the parallelogram. Which divides the parallelogram. Which divides the parallelogram into two congruent parts. Into two congruent parts. ठीक है, please try this one. So we will discuss this one. This question is based on a nice geometrical concept. तो ये सब चीज स्ट्रांग होगा तो हमारा जेई मेंस जेई एडवांस कुछ नहीं. The figure says something like this. एक पैरेललोग्राम है, मान लो इस तरह से. पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स दिया हुआ है 3,13, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स है 6,11, उसके बाद है 13,5 और उसके बाद है 10,7. नाउ एक ही कंसेप्ट बस जरूरी था जो तुम जान गए. एनी लाइन which divides parallelogram. Any line which divides a parallelogram. Which divides a parallelogram into two congruent parts. Into two congruent parts must pass through the point of intersection of the two diagonals. Through the point of intersection. Through the point of intersection of two diagonals. बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है. अब पॉइंट मान लो कौन सा दिया है, आई विल हैव टू चेक इट. -1,7. -1,7 पैरेललोग्राम के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, पता नहीं. चूंकि चारों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव 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 ही दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा पैरेललोग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में. हैंड रेस. चारों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा पैरेललोग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और -1,7 कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम के बाहर ही होगा, तब तो कहीं भी उससे क्या फर्क पड़ता है हमको. मान लो -1,7 यहाँ पर है और इससे बहुत सारा लाइन पास करेगा जो पैरेललोग्राम को अजीब अजीब तरीके से काटेगा, लेकिन वही होगा पैरेललोग्राम को कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में बांटने वाला जो दोनों डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा हो. लाइक दिस. दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज से पॉइंट P है, जो मिड पॉइंट लगा के आ रहा होगा 13 और 3 16 8,9. तो ये जो लाइन अब बनाएंगे ना हम, वो मेरे काम का लाइन है. इस तरह से इस सेंटर से कोई भी लाइन पास करेगा तो वो देखो पैरेललोग्राम को कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में बांटेगा ही. ये देखो तुमको दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड जैसा है राइट साइड वैसा ही है. सपोज ये पॉइंट है. सो नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल. कंसेप्ट समझ में आ गया है, हैंड रेस कर देना सब लोग. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इज P8,9 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. किसी भी तरफ से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता.
implies slope of required line. Slope of required line is 9 minus 7 by 8 minus 1, that is 2 by 9. Next question will also be good, थोड़ा एप्लीकेटिव, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड खोजेगा. आई वोंट गिव डायरेक्ट क्वेश्चंस एवर, वो तुमको रेगुलर बैच में मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन. आज पैराबोला बहुत लिखना चाह रहे हैं. प्रॉब्लम आराम से करना, हड़बड़ाना मत, क्वेश्चन अच्छा देंगे. let the line 3x plus 4y equal to 12 cuts the x axis and y axis. जैसे जैसे हम लिख रहे हैं तुम फिगर बना सकते हो. cuts the x axis and y axis at points A and B respectively. At points A and B respectively. A variable line perpendicular to this line. A variable line perpendicular to this line cuts the x-axis and y-axis. Cuts the x-axis and y-axis at P and Q respectively. At P and Q respectively. Let AQ and BP intersect at R. Intersect at R. Find the locus of R. Find the locus of point R. Find the locus of point R. Please try this. The line given is 3x plus 4y equal to 12. So diagram should be clear. जितना ज़्यादा क्लियर हो सके उतना अच्छा है हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए. डायग्राम शुड बी क्लियर, जितना ज़्यादा हो सकता है. So सॉल्यूशन पहले हम लोग अपने हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल डायग्राम हो सकता है वो बना लेते हैं. एक बच्चे को डाउट था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कैसे निकालते हैं पॉइंट. ये बहुत गलत बात है, तो तुम देख लो, फिर से सिखा रहे हैं, अगला बार नहीं सिखाएंगे. लाइन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट निकालना हुआ तो क्या करेंगे? पुट y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 रखोगे तो x4 आ जाएगा. सो पॉइंट इज 4,0. और y एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0. x 0 रखोगे तो y 3 आ जाएगा. सो पॉइंट इज 0,3. तो तुम्हारा x पे ज्यादा है और y पे कम है. समवट ऐसा लाइन, रफली, not exactly. So the line is 3x plus 4y equal to 12. Suppose this point is A, 4,0, and suppose this point is B, 0,3. अब बोल रहा है कि इसी लाइन के परपेंडिकुलर बहुत सारे वेरिएबल लाइंस बन सकते हैं, तो उसमें से कोई एक हम इस तरह से बना लेते हैं. एक ही कोई है जो बना लिए, जो x एक्सिस को पॉइंट P पर काटता है और y एक्सिस को पॉइंट Q पर काटता है. फाइन.
उसके बाद क्या किया, उसके बाद बोल रहा है ए क्यू को ज्वाइन कर देते हैं और बी पी। ये पी को लिखने का लोकेशन सही नहीं रहा मेरा, इसका लोकेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस पी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज ये इस पी के लिए लिखे हैं। और फिर बोला कि ए क्यू को इस तरह ज्वाइन कर दिए और बी पी को इस तरह ज्वाइन कर दिए। ये दोनों इंटरसेक्ट करता है किसी आर पर, इसी आर का लोकस निकालना है, तो इसको एच कॉमा के ले लेंगे। नाउ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल भी 90 डिग्री होता है जो ओरिजिन पर है। सो नाउ सी इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ये मान लो m है, तो QM अल्टीट्यूड है और AO अल्टीट्यूड है। दोनों अल्टीट्यूड P पे मिल रहा है तो P ऑर्थो सेंटर है। अगर P ऑर्थो सेंटर है तो BP भी आगे चलकर अल्टीट्यूड ही बनेगा, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। सो इन ट्राइंगल ABQ we can see that AO and QM are altitudes implies P is the orthocenter of triangle AQB. P is the orthocenter of triangle ABQ। तो फिर BP is also an altitude when extended, to point R, when extended to point R, प्लीज रेज हैंड। क्लियर है? इंप्लाइज ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल बी आर ए इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस बी आर विल बिकम परपेंडिकुलर टू ए क्यू। So let the point R be h comma k. So let point R be h comma k. Now slope of AR into slope of BR equal to -1, since AR is perpendicular to BR और स्लोप ऑफ AR हम निकालना सिखाए हैं k-0 बाई h-4 इंटू BR का स्लोप ऊपर 0.0,3 है ना, सो k-3 इंटू h-0। ये कौन कौन किया था, हैंड रेस करो। सो इम्प्लाइज k इंटू k-3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -h इंटू h-4 और सब कुछ को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। अब इम्प्लाइज h इंटू h-4 प्लस k इंटू k-3 इक्वल टू 0, दैट इज h² प्लस k² माइनस 4h माइनस 3k इक्वल टू 0 और locus of R is x² plus y² minus 4x minus 3y equal to 0। You know one thing, हम उस दिन एक और चीज बताए थे तुमको, ये R जो है वो एक सर्कल पर मूव करेगा, याद आ रहा है? तो हैंड रेस करो, जिसका AB डायामीटर होगा। सी द फिगर केयरफुली, देखो ध्यान से। तुम लाल वाला लाइन कितना भी मूव करा लो, कितना भी वैरी करा लो,
P और Q कितना भी चेंज करा लो, R कितना भी चेंज करा लो, एंगल ARB तो 90 बनेगा। और अगर एंगल ARB 90 है तो तुम अगर AB को डायामीटर मान के एक सर्कल बनाओगे ना तो वो पक्का R से पास करेगा। मतलब R हमेशा लाई करेगा उसी सर्कल पर जिसका AB डायामीटर होगा। मतलब R का जो तुम लोकस निकाले हो ना वो एक सर्कल है, आगे पढ़ोगे, वो सर्कल का इक्वेशन है जिसका AB डायामीटर होगा। Now see, let's start our topic, straight lines. Big topic. अभी तक तुम जो किए वो सब कोऑर्डिनेट प्लेन को समझे, ताकि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला समझने में कभी कोई दिक्कत ना आए तुमको। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, डिफाइन नहीं रे बाबा, डेफिनेशन ना। अभी देखो कितना मजा आएगा हम लोग को। बस खाली तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहना और जो तुम्हारा मन कहे वो कहना। Okay, to define a straight line, let us see some cases of some few curves. जैसे एक इस तरह से मान लो कोई कर्व लिए, कोई भी कर्व है ये सपोज, ठीक है। Now chat is enabled for you, but the thing is that हम जब कुछ पूछेंगे तो तुम यस या नो बोलना। अगर हम इस कर्व पर कोई भी दो पॉइंट ले लें, कोई भी दो अपने मन से, जैसे एक पॉइंट यहां पे ले लिए P और एक पॉइंट यहां पे ले लिए Q, तो ये गारंटी है कि ये पूरा का पूरा PQ सेगमेंट कर्व पर लाई करे। इज इट पॉसिबल कि अगर हम इस कर्व पर दो पॉइंट लें, कोई भी दो पॉइंट, और सेगमेंट ज्वाइन करें तो वो सेगमेंट पूरा का पूरा कर्व पर ही लाई करे? इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज पॉसिबल फॉर ओनली वन कर्व। दिस इज पॉसिबल फॉर ओनली वन कर्व। दुनिया में सिर्फ एक ही कर्व है जो ऐसा है कि उस पर कोई भी दो पॉइंट ले लो और सेगमेंट ज्वाइन करो, वो पूरा का पूरा सेगमेंट उसी कर्व का हिस्सा होगा। बताओ वो कर्व कौन है? यस सृष्टि काले, स्ट्रेट लाइन। साशीष लातकर करेक्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एकलौता वो कर्व है जिस पर तुम कोई भी दो पॉइंट लेकर के सेगमेंट बना दो, पूरा का पूरा सेगमेंट उसी कर्व के ऊपर लाई कर जाएगा। स्ट्रेट लाइन के अलावा और कोई कर्व नहीं होगा ऐसा। I hope you will now understand the definition of a straight line. स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन समझ गए? कितना इजी था। हैंड रेस करो, समझ में आया? दिस इज स्ट्रेट लाइन। कितना जबरदस्त डेफिनेशन देंगे, और ऐसा डेफिनेशन देंगे जो तुम जनरलाइज्ड है। तुम पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपटीशन को दे दो, उसमें ये डेफिनेशन लगा दो, एकदम सही हो जाएगा। ये देखो, दो पॉइंट लिए इस कर्व पे P और Q, और इसको ज्वाइन कराए और सेगमेंट PQ पूरा का पूरा इसी कर्व का पार्ट है। सो ए स्ट्रेट लाइन कितना जबरदस्त चीज है। और इसी डेफिनेशन से आएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। नहीं तो ये डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं होगा तो वो भी नहीं आएगा। ए स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज ए कर्व। ऑब्वियसली एक कर्व है। A straight line is defined as a curve such that the line segment joining any two points on that curve, lies wholly on the curve itself. बात को समझो ना। पहला वाला था कर्व, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। बस यही अंतर है किसी भी कर्व और स्ट्रेट लाइन। डेफिनेशन फिर से एक बार पढ़ेंगे। ए स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज ए कर्व। स्ट्रेट लाइन एक कर्व है सच दैट
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन दैट कर्व, उस कर्व पर कोई भी 2 पॉइंट लेकर के अगर ज्वाइन करोगे और सेगमेंट बनाओगे, दैट सेगमेंट विल लाई होली ऑन दैट कर्व इटसेल्फ, वही कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। हियर कम्स द थ्योरम। A linear equation in two variables, a linear equation in two variables always represents a straight line. A linear equation in two variable always represents a straight line. ये किसी को तुम प्रूफ करने बोलोगे तो अच्छे खासे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। नाउ देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हम बोलेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी सम कर्व, कोई तो कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन है नहीं है पता नहीं, बी सर्व कर्व, ठीक है, which is linear equation in two variable, which is linear equation in two variable। देखो एकदम बाकायदा प्रूफ कर देंगे हम कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, कोई तो कर्व है ये, तो कर्व बना लेते हैं। आओ बना लेते हैं कोई कर्व, आराम से, एकदम आराम से। लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, पढ़ना नहीं। मान लो ये कोई कर्व है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। कर्व का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इस कर्व पर कोई 2 पॉइंट लिए रैंडमली। मान लो एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2, इसी कर्व पर है, और हम इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए। अगर हम किसी तरह प्रूफ कर दिए कि ये x1 x2 को ज्वाइन करने वाला हर एक पॉइंट इस सेगमेंट पर जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट इस ब्लैक वाले कर्व पर लाई करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो वो ब्लैक कर्व सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। एंड रेस करो, बात समझे कि नहीं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x1, y1 इस लाइन पे लाई करता है और x2, y2 इस लाइन पे लाइन नहीं, क्या मैसेज करो, लाइन नहीं है ये लाइन नहीं है, क्या है, क्या है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्या है, कर्व। वेरी गुड, ये कर्व है। x1 y1 x2 y2 इस कर्व पे लाई करता है। अगर हम प्रूफ कर दें कि x1 y1 और x2 y2 के बीच में लाई करने वाला उस सेगमेंट पर एक एक पॉइंट भी इसी कर्व पर लाई करेगा, तो फिर वो कर्व क्या है, टेल मी। अगर हम प्रूफ कर दें x1 y1 और x2 y2 के बीच में लाई करने वाला एक एक पॉइंट जो उस सेगमेंट पर आएगा वो इस कर्व पे भी लाई करेगा, तो वो कर्व क्या है, वो कर्व स्ट्रेट लाइन है। तो अगर x1, y1 सेटिस्फाई करता है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। लेट x1 y1 एंड x2 y2 be 2 points on the curve, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो फिर कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x2 y2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0। प्लीज रेज हैंड, आर यू गेटिंग और नॉट। Now equation 2 को multiply by lambda, multiply equation 2 by lambda,
and add to equation 1, add to equation 1, we get, आराम से ये आ जाएगा तुम्हारा ए एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स ए एक्स टू प्लस बी वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी वाई टू प्लस सी प्लस लैम्डा टाइम्स सी इक्वल टू 0. हैंड रेज, हैंड रेज. सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज ए अगर कॉमन निकालें तो x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 प्लस बी कॉमन निकाले तो y1 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 प्लस सी कॉमन निकाले तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0. ना दोनों तरफ लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट बेसिकली लैम्डा x2 प्लस x1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस बी टाइम्स लैम्डा y2 प्लस y1 by lambda plus 1 plus c equal to 0. Now ध्यान से देखो, उसी कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक और पॉइंट दिख रहा है. दिखा तो हैंड रेस करो. और वो पॉइंट है लैम्डा x2 प्लस x1 बाई लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1 also satisfies the curve. Line nahi, curve also satisfies the curve ax plus by plus c equal to 0 for all values of lambda. क्योंकि लैम्डा कुछ भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना. तुम देख सकते हो लैम्डा कुछ भी रखोगे तो इक्वेशन 3 साफ साफ बोल रहा है कि लैम्डा कुछ भी रख लो, ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है. और ध्यान से देखो, ये पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला वाला पॉइंट है भाई, सेक्शन फॉर्मूला वाला पॉइंट है. ये पॉइंट x1, y1 को 1:2 लैम्डा में बांट रहा है इंटरनली. दिखा तो हैंड रेस किया जाए. और लैम्डा तुम्हारा x1 के तरफ है इसलिए x2 में हुआ है. ऑल्सो lambda x2 plus x1 by lambda plus 1 comma lambda y2 plus y1 by lambda plus 1 is a point which divides the join of x1 comma y1 and x2 comma y2 in lambda is to 1 internally. मतलब समझ रहे हो कुछ? लैम्डा कुछ भी हो, ये पॉइंट इसी कर्व को सेटिस्फाई करेगा. और लैम्डा कुछ भी हो, ये पॉइंट उसी सेगमेंट पे भी रहेगा. समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? इफ यस रेज हैंड. नाउ सी, तुम लैम्डा बदल दो वो पॉइंट बदल जाएगा पर रहेगा तो इसी कर्व पे. लैम्डा इज टू 1 में बांटने वाला पॉइंट है वो इस तरह से. ये लैम्डा इज टू 1 and this point by section formula you can get very easily lambda x2 plus x1 by lambda plus 1 lambda y2 plus y1 by lambda plus 1. तो ये पॉइंट आ रहा है मेरा जब लैम्डा इज टू 1 में बटेगा. लैम्डा तुम कुछ भी सेट कर दो. क्या बोल रहा है? लैम्डा कुछ भी सेट करो, ये जो ग्रीन कलर का कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो हमेशा इसी कर्व को सेटिस्फाई करेगा. तुम जैसे जैसे लैम्डा चेंज करोगे वैसे वैसे ये वाला पॉइंट चेंज करेगा. लेकिन पॉइंट सेटिस्फाई किसको करेगा? किसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट? मैसेज करो यार. कर्व को किसको सेटिस्फाई करेगा? कर्व को. तुम लैम्डा 2 लिए
तो 2:1 हो गया, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा लैम्डा 2 लोगे तो 2x2 प्लस x1/3 कॉमा 2y2 प्लस y1/3 रहेगा कहाँ? कर्व पे। लैम्डा हाफ लोगे पॉइंट कुछ बनेगा, रहेगा कहाँ? कर्व पे। कुछ भी लैम्डा ले लो, पॉइंट रहेगा कहाँ? सेगमेंट पे और कर्व पे। सेगमेंट पे तो रहेगा ही, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली इंटरनल डिवीजन है, तो दोनों को जोड़ने वाले सेगमेंट पे ही रहेगा। दो दो चीज आ रहा है, सेगमेंट पे भी रहेगा और कर्व पे भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस सेगमेंट ही पूरा का पूरा कर्व पर आएगा। तो ये कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी का इक्वेशन को हम कर्व बोल के प्रूव कर दिए कि वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये चीज हम लोग को बस समझना था कि implies all points on segment joining x1 y1 and x2 y2 also satisfy the curve ax plus by plus c equal to 0. Also satisfy the curve ax plus by plus c equal to 0 implies the entire segment wholly lies on the curve itself, lies on the curve ax plus by plus c equal to 0 itself. Implies the curve is nothing but a straight line. So simple proof. Implies the curve ax plus by plus c equal to 0 is a straight line. और ये तुम तब प्रूफ कर पाए जब तुमको स्ट्रेट लाइन का सही डेफिनेशन पता था। सही डेफिनेशन नहीं पता होगा तो प्रूफ भी नहीं करने का दिमाग में आएगा। सही डेफिनेशन पता था तो फिर हम लोग ये दिमाग लगाए कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि उस कर्व पर 2 पॉइंट ले लेते हैं और 2 पॉइंट को ज्वाइन करके सेगमेंट बना देते हैं और किसी तरह प्रूफ कर देते हैं कि पूरा का पूरा सेगमेंट ही कर्व पर लाई करेगा, तो फिर वो कर्व स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये तब हम लोग प्रूफ किए जब हम लोग को पता चला कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही यही होता है कि वो एक ऐसा कर्व है जिसपे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसको जोड़ने वाला सेगमेंट पूरा का पूरा उसी कर्व पर लाई कर जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह कैलकुलस में भी आकर के टेंजेंट, नॉर्मल चैप्टर, हर जगह ये काम आएगा। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब तुम सीखोगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी तक तुम देखे स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, ये सब देखे। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है। ठीक है, बहुत सारा फॉर्म है, एक एक करके सब पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, द फर्स्ट फॉर्म विल बी 2 पॉइंट फॉर्म। या 2 पॉइंट फॉर्म से भी पहले पढ़ेंगे हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म। आई डोंट लाइक 2 पॉइंट फॉर्म टू बी डन बिफोर स्लोप पॉइंट फॉर्म, सो आई विल टेक स्लोप पॉइंट फॉर्म फर्स्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि तुमको क्या क्या पता रहेगा उस लाइन का। स्लोप और लाइन पर एक पॉइंट बस। मतलब अगर तुमको लाइन का स्लोप दे दे और लाइन का एक पॉइंट दे दे, that is sufficient to write the equation of line. Now see how पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे क्लास पर। अगला आधा घंटा बहुत क्रूशियल होने वाला है। सपोज दिस इज माय लाइन L
whose slope is m, whose suppose slope is m, और ये एक पॉइंट से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1. सपोज द लाइन passes through a point x1, y1. The line passes through a point x1, y1. तो देखो लाइन या किसी भी कर्व का इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लोकस. मतलब अगर तुम लाइन पर एक जनरल पॉइंट x, y ले लो और उस x, y में कोई रिलेशन ला दो, तो तुम कह सकते हो कि वही रिलेशन उस लाइन का इक्वेशन होगा. जैसे अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, एक जनरल पॉइंट से द पॉइंट इज x, y, और हम x, y में कोई रिलेशन डेवलप कर दें, तो वो रिलेशन ही इस लाइन का इक्वेशन होगा. Now from here I draw perpendicular, from here also I draw perpendicular, and from here I draw perpendicular. Now this length will be y minus y1, please raise hand, and this length will be x minus x1. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा है. नाउ लाइन का स्लोप tan थीटा होगा. m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. सबको हैंड रेस करो ये समझ में आया तो. सो इम्प्लाइज जो ट्राइंगल बना है उससे अगर tan थीटा लिखा जाए, मतलब m, तो वो होगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1. So I can write y minus y1 equal to m times x minus x1. तो इसको ध्यान से देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही आएगा जब इसको ओपन करोगे तब, क्योंकि y1 तो एक नंबर होगा और x1 भी एक नंबर होगा और m भी एक नंबर होगा, और जब अरेंज करोगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा. अब कोई पूछ रहा है y tan, अरे भाई tan ही न लेंगे. स्लोप का मतलब क्या होता है? लाइन में जो दिया हुआ है वो स्लोप दिया हुआ है. स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा, इसलिए हम tan थीटा लेंगे. अब cot थोड़ी लेंगे, cos थोड़ी लेंगे, वो थोड़ी स्लोप है मेरा. ये जो स्लोप है, स्लोप इज m विच इज इक्वल टू tan थीटा. वी ऑलरेडी नो इट. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. y माइनस y1 इक्वल टू m होल इंटू x माइनस x1. सो एग्जाम्पल, find the line passing through the point, find the line passing through the point 3, 1 which makes an angle of pi by 3, which makes an angle of pi by 3 with negative direction of x-axis, with negative x-axis. Now see, indirectly they have given you a point on the line and the slope of the line. If you can find it yourself, please raise hand. अगर तुमको लगता है. Yes, good. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा वो मैटर करता है. निगेटिव के साथ 60 डिग्री बना रहा है, पॉजिटिव के साथ 120 बनाएगा और 3, 1 से पास करेगा. लाइन कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होगा जो 3, 1 से पास करेगा और निगेटिव डायरेक्शन के साथ पाई बाय 3 बनाएगा. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना बनाएगा. दिस विल बी पाई माइनस पाई बाय 3 which is 2 pi by 3. So we can get the slope of the line
very easily, very easily. So now slope of the line, now slope of the line, that is m equal to tan of pi minus pi by 3. This is minus tan pi by 3. Pi by 3 60 डिग्री. So m equal to minus root 3. ये किसका किसका आया, हैंड रेस करना. और देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो स्लोप निगेटिव होना भी चाहिए था. ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है इसलिए स्लोप निगेटिव होना भी चाहिए था. सो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या फॉर्मूला बताए तुमको, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. कभी कैलकुलेशन मिस्टेक मत किया करना. तो y माइनस वन, क्योंकि वो x1 कॉमा y1 जान रहे हो ना कौन है, 3 कॉमा 1 है. वही माइनस प्लस का गलती कोई करेगा तो गलत हो जाएगा. ये जो x1 कॉमा y1 है वो पॉइंट दिया हुआ है 3 कॉमा 1. सो दिस इज इक्वल टू स्लोप आया माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3. सो दिस इज माइनस रूट 3x प्लस 3 रूट 3. सबको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई माइनस 1 minus 3 root 3 equal to 0. Or you can say like this, root 3x plus y minus common ले लेंगे, 1 plus 3 root 3 equal to 0. This is the required equation of the line. So try this one. आराम से करना. A ray of light, a ray of, आराम से करना और सही करना. A ray of light coming from the point, a ray of light coming from the point, coming from the point 1 comma 2 gets reflected from x-axis, and the reflected ray passes through 5 comma 3, and the reflected ray passes through 5 comma 3. Find the equations of the incident and the reflected rays, of the incident and the reflected rays, incident and the reflected rays. एकदम आराम से बनाओ. It's a easy question. We will solve it. एंड नेक्स्ट क्लास में और भी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से आराम से. पहले क्वेश्चन में जो बोला है वो समझ लिया जाए. क्वेश्चन में जो बोला है, देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम पूरा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस सब कुछ बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं ना भाई. तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है. 1 कॉमा 2 एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा. 1 कॉमा 2 से कोई रे आया, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया और चला गया, और जाते समय ये पास किया है 5 कॉमा 3 से. ऑब्वियसली 5 कॉमा 3 पॉइंट भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा. तो देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये चूंकि एक्स एक्सिस पर है, ये कुछ ना कुछ h, 0 फॉर्म का होगा. हैंड रेस करो, सिखाए थे हम ये तुम सिखा चुके हैं निकालना.
बेस्ट मेथड ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं होता है, बेस्ट मेथड होता है स्लोप वाला। स्लोप वाले मेथड से करते हैं तो वो बेस्ट मेथड कहलाता है। स्लोप वाला मेथड कहता है कि तुम 1,2 का मिरर इमेज ले लो या 5,3 का भी ले सकते हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक दिस। और ये 1,-2 होगा क्योंकि आप एक्स एक्सिस में इमेज ले रहे हैं और हम फिर स्लोप इक्वेट करवाए थे। सो नाउ वी कैन राइट, देखो मेरा एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास जुड़ा होता है सबसे। तो h,0 और 5,3 से लिख लेते हैं पहले स्लोप, 3 - 0 बाई 5 - h, और फिर सबसे ऊपर और सबसे नीचे के पॉइंट से स्लोप लिख लेते हैं, 3 - -2 और 5 - 1। So this is 3/5 - h equal to 5/4. So when I cross multiply, 12 equal to 25 minus 5h. So 5h on left hand side and 12 on right hand side. So it becomes 13. So h equal to 13/5. ये किसका किसका आया, हैंड रेस करो। ये जो P पॉइंट है, this point should be 13/5, 0. This point should be, this point has to be 13/5, 0. तो हो गया ना। इंसिडेंट रे का स्लोप और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप निकल जाएगा और स्लोप से इक्वेशन निकल जाएगा। मान लो इंसिडेंट का स्लोप m1 है और रिफ्लेक्टेड का स्लोप m2 है, तो हम लोग m1 निकाल लेते हैं। नाउ द कैलकुलेशन इज फॉर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की इक्वेशन निकालनी है, तो इंसिडेंट रे के लिए हम लोग स्लोप निकालेंगे पहले। उसका स्लोप m1 है, कैसे निकलेगा, दो पॉइंट है ना तुम्हारे इंसिडेंट रे पर, एक 1,2 है और एक 13/5, 0 है। सो दिस इज 2 - 0 अपॉन 1 - 13/5. So how much? 2 by -8/5, और वो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा। -5/4 इज द स्लोप ऑफ द इंसिडेंट रे। किसका किसका आया, हैंड रेस करो। ओके सही। इक्वेशन, दो पॉइंट है तुम्हारे पास, एक 13/5, 0, एक 1,2। कोई भी एक लेके लिखोगे सेम आंसर आएगा। हम 1,2 लेंगे क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है। तो -5/4 इंटू x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4y - 8 equal to -5x + 5. Now taking everything to left hand side. We always take everything to left hand side, और हमेशा आंसर ax + by + c फॉर्म में लिखा करो, मतलब x को पॉजिटिव किया करो और x पहले लिखा करो। 5x + 4y और 8 को राइट हैंड ले जाओ, 5x + 4y = 13। और इंसिडेंट रे का इक्वेशन यही है, 1,2 से आ रहा था, ये तुम 1,2 इसमें रख के देखना सेटिस्फाई कर रहा होगा। किसका किसका है, ये सब लोग हैंड रेस करेगा जिसका सेम आंसर आया है। सेम आंसर तो हैंड रेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंसिडेंट रे। नाउ वी कैन आल्सो फाइंड इन द सेम वे रिफ्लेक्टेड रे आल्सो। उसका भी स्लोप ही निकलेगा पहले। रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप m2 माने थे हम लोग, और वो 5,3 से गुजरा था, तो इसका स्लोप 5,3 और 13/5, 0 से आएगा। तो 3 - 0, और तुम 3 से पहले घटाए हो ना, 5,3, 3 - 0 और 5 - 13/5। हाउ मच, 3 × 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। सो दिस इज 5/4। ये बिना निकाले भी बता सकते थे। दिमाग में आ रहा है क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक्स एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड है। प्लीज सी, अगर ये तुम स्लोप निकाले हो तो भी सही है, नहीं तो ऐसे भी देख सकते थे। रिफ्लेक्शन हो रहा था ना, तो इक्वली इंक्लाइंड होगा। अगर समझ रहे हो तो हैंड रेस करो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इक्वली इंक्लाइंड का केस है, एक्स एक्सिस है इसीलिए,
ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम लाइन से रिफ्लेक्शन हो रहा हो और तुम सीधे एक स्लोप को दूसरे का निगेटिव बोल दो और बाद में बोलो कि अंकित सर सिखाए हैं कि एक का स्लोप निकालो और दूसरा उसी का निगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है हमेशा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब रिफ्लेक्शन या एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, क्योंकि ये चीज हम तभी लगा सकते हैं स्लोप एक दूसरे का निगेटिव वाला फंडा जब इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो। और चूंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर यहां से तुम देख सकते हो, हम लोग को पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और पूरा एंगल 90 के कारण ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तुम देख सकते हो अगर वाई एक्सिस भी कंप्लीट कर देते तो भी तुम देखते कि एक्स एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस भी, सॉरी, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना रहा होगा। मतलब बोथ द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस, तो दोनों का स्लोप एक दूसरे का निगेटिव होगा। तो एक का -5/4 आया था तो दूसरे का 5/4 आना ही था, और जब आ ही गया तो हम लोग और खुश हैं कि दिक्कत नहीं हुआ, कहीं गलती नहीं हुआ। नहीं आता एक दूसरे का निगेटिव तो पक्का समझ जाते एग्जाम में ही गलत हो गया है। एनीवेज, इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिखना है तो बढ़िया पॉइंट से ही लिखेंगे ऑब्वियसली। स्लोप 5/4 है और वो 0.5,3 है जहां से पास कर रहा था। सो y-3 इक्वल टू 5/4 टाइम्स x-5 implies 4 whole into y-3 equal to 5 whole into x-5 implies 4y-12 इक्वल टू 5x-25। सबको राइट हैंड साइड में भेजो, राइट, क्योंकि हम बार बार बोलेंगे हमको अच्छा लगता है एक्स पॉजिटिव रखना, तुम भी रखोगे। 5x-4y और 25 को लेफ्ट भेज दो। सो दिस इज 13। इसमें 5,3 रख के देखो, पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो इंसिडेंट रे ये रहा, इंसिडेंट रे ये रहा, और रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। So this is how we can correlate our previous concepts and today's concepts. For today, this much is okay.